यहां से आप लोग एकदम प्रॉपरली नोट करते चलोगे सारे इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, बिकॉज यहां पर से हमारी तीनों चीजें पैरेलली चलेंगी। थ्योरेटिकल पॉइंट, दूसरा डेरिवेशन और तीसरा न्यूमेरिकल्स। तो अभी पेन और कॉपी साथ में लेके ही बैठना है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं वो नोट करते हुए चलना है। क्लियर हो गया ये चीज? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले मैं कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं इस चैप्टर का और इससे रिलेटेड आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स का। तो सबसे पहले ये समझो कि मैकेनिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिक्स। तो पहले ये डेफिनेशन समझते हैं और आप जो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं वो लिखते जाओ और उससे रिलेटेड टर्म्स भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ, सो दैट आपके एक प्रॉपर नोट्स बनता रहे। तो मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स को बोल सकते हैं ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन को। तो रेस्ट और मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है तो उसकी स्टडी जो है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो 11th फिजिक्स जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इनफैक्ट ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसलिए पहला वर्ड आता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो रेस्ट और मोशन वाले कंडीशन वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है, ठीक है। मैकेनिक्स की जो फर्दर ब्रांचेस है उसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्टैटिक्स का, ठीक है। स्टैटिक ये वर्ड का मतलब स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये स्टैटिक्स है, कंफ्यूज मत होना। स्टैटिक मतलब जो मोशन में नहीं है, जो स्थिर है, ठीक है, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं या रेस्ट पे है। तो स्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो हर एक वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म लिख के रखो ताकि आपको वो वर्ड की मीनिंग ध्यान में रहे अगर लिख के रखोगे तो, ठीक है। तो मोशन की जो सब ब्रांचेस है उसमें पहली ब्रांच है स्टैटिक, जिसमें हम सिर्फ रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में हम रेस्ट और मोशन दोनों की स्टडी करते हैं, लेकिन स्टैटिक्स में हम सिर्फ रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सेकेंड जो है वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है या मैकेनिक्स की वो सब ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, जिसमें हम बिना उसके कॉजेस को, मतलब क्या, देखो इसमें ये चीज है, समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा, ये सारा कैलकुलेशन हम यहां पर करेंगे। मतलब वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया, ये सारी स्टडी होगी काइनेमेटिक्स के अंदर। यहां पर हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आया तो क्यों आया, उनके बैकग्राउंड के लॉस पे हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ किस चीज पे देखेंगे कि अगर उसका मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीजों की जो स्टडी है वो हम करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में हर एक वर्ड को देखेंगे। अब देखो चैप्टर 1, मतलब मैं अगर इसको चैप्टर 1 मानूं, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला चैप्टर, इसके पहले वाला तो डायमेंशनल एनालिसिस था, और अगला जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, ये दो चैप्टर की स्टडी जो है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। और इसके बाद जो चैप्टर आते हैं जिसमें लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वो सारे के सारे डायनेमिक्स में आते हैं। तो डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आया है तो उसके पीछे के कॉजेस क्या हैं, किस कारण, क्या फोर्स अप्लाई हुआ, क्या सारी चीजें हुई, तो ये सारी स्टडी होती है डायनेमिक्स पे। तो डायनेमिक्स में आप लिखोगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे करता है, बट इसमें हम क्या देखते हैं, कॉजेज ऑफ देयर मोशन, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में आए हैं उनके क्या कॉजेस है, ये बेसिकली उस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस फोकस करता है। क्या ये क्लियर हो गया? ये तीनों सब ब्रांचेस और ये सारी चीजें आपने लिख ली, जो मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, तो मैं हटा दूं फिर इसको, एक्नॉलेज करो। ओके डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहां बता रहा हूं उसको नोट करते जा रहा है। नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे। रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या है,
और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स क्यों है? तो हेडिंग डालो रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब इसमें रेस्ट का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं बस वहीं पर हूं, ठीक है, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मेरे सराउंडिंग से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए, मान लो कोई 2% ट्रेन पे बैठे हैं, कोई 2 लोग ट्रेन पे बैठे हैं, ठीक है, तो वो 2 लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं। वो ट्रेन पे बैठे बैठे जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में और उनके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो दोनों पर्सन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर बैठा कोई व्यक्ति उन दोनों को देखेगा तो उनके लिए वो क्या है? मोशन में है, या वो ट्रेन मोशन में। समझ में आ गया ये चीज? तो रेस्ट पे होना रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस चीज की, जिस सब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन डिफाइन कर रहे हो, वो आप उसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो, उसकी सराउंडिंग क्या है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया ये चीज? जैसे कि अगर मान लो एक बॉक्स के अंदर मैं एक बॉल को बंद कर दूं, ठीक है, तो अगर वो बॉक्स को मैं लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूं, तो बॉक्स के अंदर वाली जो बॉल है वो बॉक्स के सराउंडिंग में उसका मोशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बॉक्स के अंदर वो बॉल रेस्ट जैसा ट्रीट होगा, क्योंकि उसका सराउंडिंग उसके इंटरनल पार्ट है। या फिर दूसरा एग्जांपल, हम अर्थ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर करेंटली मैं यहां पर खड़ा हूं तो ऐसा दिख रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं अपने सराउंडिंग से, लेकिन अर्थ जो है वो खुद रिवॉल्व हो रहा है अपने एक्सिस पे और अराउंड द सन। तो अगर आप इस प्लैनेट के बाहर जाके देखोगे तो मैं रेस्ट पोजीशन पे नहीं होऊंगा, मैं किस पे रहूंगा? मोशन पे रहूंगा। तो बस यही वो चीज बताना चाह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा? जब इसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से, ठीक है। और यहां पर एक एग्जांपल दे दिया है। दूसरा पॉइंट आता है मोशन। मोशन, इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। तो ये दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई, लिख लिया। अब इस चीज का आंसर करते हैं कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स क्यों है। तो अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है किसी ट्रेन में, तो वो रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर। तो अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से वो किस पे है? रेस्ट पे है। लेकिन आउटसाइड वाले पैसेंजर के लिए वो किस पे है? मोशन पे है। तो यही एक एग्जांपल आप दे सकते हो, और भी कई एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हो जो प्रॉपरली ये बता पाए कि रेस्ट या मोशन पे होना ये एक रिलेटिव टर्म है। क्लियर हो गया ये चीज? और ये भी आप नोट करके, आप नोट में एक और पॉइंट लिख सकते हो, नोट करके एक और पॉइंट लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन साइमल्टेनियसली। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट और इन मोशन साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर और सराउंडिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट दोनों पे हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि जो उसका सराउंडिंग है या उसका जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है, उस कंडीशन के ऊपर। ये क्लियर? ये स्लाइड हटा दूं मैं? अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी मैं सारे टर्म्स जो है ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जो जो टर्म्स है उसको प्रॉपरली डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसके शॉर्ट पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि वो समझ में आए। जैसे कि अभी मैंने मैकेनिक्स बताया, स्टैटिक्स बताया, काइनेमेटिक्स बताया, डायनामिक्स बताया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है डिफाइन द टर्म रेस्ट एंड मोशन। सिंपल क्वेश्चन,
शो दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो आप कैसे शो करोगे? इस एग्जांपल के थ्रू। तो इस फॉर्म में हम लोग चलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? सर। ओके चलो नेक्स्ट आते थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। इसका क्या मतलब होता है? क्या ये चीज कभी एग्जिस्ट करती है? तो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसी भी कंडीशन पे, तो उसको हम एब्सोल्यूट रेस्ट बोलेंगे या एब्सोल्यूट फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ऐसी चीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये अननोन है ये बोल सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करती भी होगी तो फिजिकल वर्ल्ड में अभी तक उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। क्योंकि देखो जैसे हम अगर अर्थ पे है, हम सराउंडिंग के हिसाब से तो रेस्ट पे दिख रहे हैं, बट अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए हम मोशन पे हैं। अगर देखा जाए कि सन जो है वो आपको रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन सन खुद अपनी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमारी गैलेक्सी जो है उसके भी क्लस्टर्स कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की चीज करेंटली ये डिफाइंड नहीं है या अननोन है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर कोई चीज रेस्ट पे अननोन है तो उसको एब्सोल्यूट मोशन भी उसका जो है अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कई बार ये वर्ड यूज किया जाए एब्सोल्यूट रेस्ट, तो इसका मतलब ये उस पॉइंट को बोल रहा है यूनिवर्स में जो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो रहा हो फॉर कंसिडरिंग एनी ऑब्जर्वर और एनी सराउंडिंग। ठीक है, तो यहां पर ये वो चीज बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे तो अलग अलग क्लासिफिकेशन इसके पॉसिबल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और मेजर क्लासिफिकेशन है पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला जो मोशन का टाइप है वो है ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लो एक ट्रेन जो है वो रेलवे ट्रैक पे चल रही है, तो वो एक लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई कार एक रोड पे चल रही है, भले वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रही हो, लेकिन वो भी ट्रांसलेशन मोशन के अंदर आएगा। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, एक रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है या मोशन पे होता है, वो रेक्टिलिनियर मोशन आ गया। जैसे कि ट्रेन अगर पटरी पे चल रही है, ये एग्जांपल हो गया उसका। ठीक है, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन, जैसे कि मैंने बताया अगर कोई कार किसी जिगजैग पाथ पे चल रही है या किसी वैली पे चढ़ रही है कार, तो उसका जो मोशन होगा वो एक कर्व के फॉर्म में हो सकता है, तो वो कर्वीलिनियर मोशन हो गया। समझ में आ गया ये चीज? तो ये दो एग्जांपल, ये दो टाइप हो गए किसके? ट्रांसलेशन मोशन के। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। अब देखो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दोनों मोशन अलग तरह के मोशन है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है रोटेशनल मोशन? समझना। मान लो ये पेन है, मैं इस पेन को अगर अपने हाथ में घुमाता हूं इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो ये जो मोशन होगा ये रोटेशनल मोशन होगा। समझ में आ गया? जैसे कि अर्थ अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करती है, जैसे ये देख लो, ये हो गया अर्थ, ये अर्थ अपने एक्सेस पे रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। समझ में आ गया? और सर्कुलर मोशन क्या होगा? ये अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो मोशन हो जाएगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये दो डिफरेंट मोशंस है। या एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लो किसी रस्सी में मैं किसी ऑब्जेक्ट को बांध के गोल गोल घुमाऊंगा, तो वो भी कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। आपका फैन जो रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है फैन, तो वो जो मोशन है वो कौन सा मोशन होगा? बताओ, सर्कुलर होगा या फिर रोटेशनल होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा, बता। रोटेशनल। गुड। तो फैन का रिवॉल्व करना कौन सा मोशन हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। व्हील का रिवॉल्व होना कौन सा मोशन हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द अर्थ, या अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स्ड लेंथ वाले रेडियस मेजर करके अगर इसको रिवॉल्व करते, जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब जो जो चीजें यहां पर वर्ड्स हैं आपको शॉर्ट में मैं एकदम उसके मीनिंग बता रहा हूं, दिमाग में रखने पड़ेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंटली आगे यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब जैसे कि पेंडुलम का मोशन, पेंडुलम वाला स्टडी हमने किया था
अच्छा वो मैथ्स में किया होगा, या फिर आप देखे भी हैं कई बार घड़ियों में भी लगा रहता है पेंडुलम, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो इस तरह का मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट को क्या बोल सकते हैं हम? ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन। क्लियर हो गया? इसके अलावा स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। अगर किसी मास को स्प्रिंग में अटैच करके देखे, वो एक गेम आता है जिसमें नीचे जाता है मास और वापस ऊपर आता है, बॉल वाला गेम जिसमें स्प्रिंग अटैच होता है, तो वो भी ऑसिलेशन मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मोशन हो गया? वाइब्रेशन मोशन। एक्चुअली ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मोशन थोड़ा एक टाइप का ही सिस्टम है, लेकिन वाइब्रेशन हम तब बोलते हैं जब बहुत स्मॉल या बहुत मिनिमम ऑसिलेशन होता है, उस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसको वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो मेरे हाथ में ये फोन है, अगर फोन को मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं तो ये ऑसिलेशन मोशन हो गया, समझ में आ गया? लेकिन फोन अगर अपने जगह पे बहुत धीरे से वाइब्रेट कर रहा है तो उसको वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे। वाइब्रेशन मोशन के देखो बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है उसमें भी पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन होता है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के कारण पार्टिकल जो है आगे कैसे मूव करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन के कारण वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेशन मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो रैपिड ऑसिलेशन होता है, इसमें स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका। नेक्स्ट आते हैं, और भी कई तरह के मोशंस हो सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, जो एक फिक्स्ड पीरियड, अगर आपको साइन वेव का डायग्राम याद होगा थोड़ा बहुत, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर मोशन का पाथ इस तरीके का आ रहा है, पीरियोडिक मोशन, या इस तरीके का आ रहा है, पीरियोडिक मोशन, मतलब सेम चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है उसके पाथ में, उसके मोशन करने पे, तो वो पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक, अगर सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, जो मोशन का पाथ है वो सेम पैटर्न में नहीं है, तो नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, जैसे हार्ट बीट पीरियोडिक मोशन है, पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक मोशन है, ये हो गया। रैंडम मोशन, जिसमें कोई भी फिक्स्ड पाथ या डिटर्मिनिस्टिक पाथ, डिटर्मिनिस्टिक मतलब उस पाथ को मैथमेटिक्स के किसी फंक्शन के फॉर्म में नहीं बताया जा सकता, वो फंक्शन या वो मोशन रैंडम मोशन होता है। जैसे कि अगर आपको पता हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो ग्राफ मैंने अभी बनाया, इस ग्राफ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो ये पीरियोडिक है। इसके अलावा और भी कई तरह के होते हैं, जैसे इलिप्स, अगर आपने पढ़ा होगा, जो अर्थ जो सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, तो इलिप्स भी एक तरीके का मैथमेटिकल या डिफाइंड पोजीशन है या पाथ है। तो ये सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आते, और जिसका जिसका मोशन रैंडम हो, डिफाइंड ना हो, वो रैंडम मोशन के अंदर आता है। जैसे मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल और डस्ट इन एयर, वो रैंडम इधर उधर रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन तो खैर उतनी ज्यादा हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये तीन जो मोशन के टाइप्स है, ये वाले हम काफी जगह पे यूज करने वाले हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो समझना। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है? व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, गिव सुटेबल एग्जांपल। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, और एग्जांपल के फॉर्म में आपको इसको बताना है। तो देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, if a position of an object changes by a distance much greater than its own size, it is reasonable duration of time, then the object may be regarded as point object। मतलब अगर मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां से बस इतना ही मूव करता हूं, अपनी पोजीशन इतनी ही चेंज करता हूं, तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर किया है। लेकिन अगर मान लो मैं 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रहा हूं, मतलब मेरी हाइट से, मेरे साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रहा हूं, तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन वैसे तो बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर वो लंबी सी ट्रेन अगर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो अपने लेंथ के रिस्पेक्ट में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो बहुत ज्यादा है, तो ट्रेन को भी हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट
ये टर्म सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आप किसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे और किसे नहीं बोलोगे। मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके हिसाब से उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। क्लियर? जैसे अर्थ साइज में तो बड़ा होता है, लेकिन अगर देखा जाए अर्थ जो जब सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो अपने साइज से कहीं ज्यादा डिस्टेंस वो कवर अप करता है। तो अर्थ को भी हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। सो अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग इट्स मोशन अराउंड द सन। क्लियर हो गया ये चीज? और क्या, जैसे मैंने अभी ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, ट्रेन अगर कुछ 100 ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो ट्रेन को भी हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ू अब मैं? यस यस सर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, तुम लोग नोट डाउन करते रहना। स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे काम आएंगे, और लास्ट में मैं न्यूमेरिकल्स फिर इसके कराऊंगा। नेक्स्ट आते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो हेडिंग डालना मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। तो अब हम मोशन इन 1 डायमेंशन देखेंगे पहले, ठीक है? इसमें तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन, ये क्या है ये देखेंगे, और हर किसी के एक एक एग्जांपल भी देखते जाएंगे, ठीक है? तो क्या है इसकी डेफिनेशन देखना। 1 डायमेंशन इफ, यहां से मैं अंडरलाइन करो, if one of the 3 coordinates specifying the position of object changes with time, then it is regarded as 1 dimensional motion। समझ में आ गया? मतलब कि अगर आप रियल वर्ल्ड, आप जिस भी रूम में हो अभी, है ना, अगर आप उस अपने सराउंडिंग को देखोगे तो वो 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में कैसे? ये बोर्ड अगर देखा जाए तो बोर्ड में 2 डायमेंशन है। 2 कौन सा हो गया? ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। और ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो क्लास 9, 10 में भी पढ़ते थे उसमें देखते थे, जिसमें हर एक पॉइंट जो होता था उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते थे। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस बोर्ड के बाहर आ गया तो वो 3D में आ गया, 3 डायमेंशनल में आ गया, तो उस सिचुएशन में हम उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट को लेंगे। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस रूम में इधर से उधर रिवॉल्व कर रहा है, कोई मक्खी इस रूम में घूम रही है, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? मोशन इन 3 डायमेंशन। अब अगर मान लो इस बोर्ड में कोई मक्खी, कोई कॉकरोच आ गया फॉर एग्जांपल, और वो कॉकरोच एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन उस कॉकरोच का जो मूवमेंट है, जो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ये वाला जो मोशन होगा ये कौन सा मोशन हो जाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया ये चीज? और वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास एक रेलवे ट्रैक है और ट्रेन उसमें चल रही है, तो भाई जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलेगी तो उसका एक ही डायमेंशन चेंज होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे वो चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। एरोप्लेन का मूवमेंट कौन सा मोशन है बताओ? 1D, 2D, 3D, कौन सा है? सर 3D। 3D। और 3D मोशन के और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? कार सर। कार 3D में नहीं, कार 2D में आएगा, क्योंकि कार सरफेस पे चल रही है। सरफेस पे चल रही है मतलब उसका सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। जो चीज सरफेस पे चल रही है उसमें 2 ही एक्सेस चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो चीज ऊपर और नीचे भी आएगी वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। और क्या हो सकता है? काइट। काइट जो है वो भी 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां पर 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। इसको अगर आप मैथमेटिकली या ग्राफिकली समझोगे, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट बी पे जाता है, तो उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। पहले x1 था, बाद में क्या हो गया? उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। और क्या क्या एग्जांपल है देखो इसके। हाँ, ये देखो ये वाला एग्जांपल, फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसके सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसमें फ्री फॉलिंग बॉडी में एक ही उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये 1D मोशन हो जाएगा। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूं,
थ्रो करते समय जब वो ऑब्जेक्ट फेंकाएगा तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर रहा हूं, उस सिचुएशन में जब वो ऑब्जेक्ट फेंका रहा है तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा? 1D, 2D या 3D? सर 3D मोशन। तब वो 3D मोशन हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको देख लेते हैं। तो 1D में एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2D, ये 2D मोशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2D में क्या होगा? दो डायमेंशन चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टू ऑफ द डायमेंशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, मान लो एक छिप के लिए वो दीवार पे चल रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, तो वो 2D मोशन हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। और कौन से 2D मोशन के एग्जांपल हो गए? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अबाउट द सन। तो यूजुअली क्या होता है, अगर मान लो यहां पर, हाँ ओके, अगर मान लो यहां पर सन है, ठीक है, और अगर अर्थ का मोशन उसके अबाउट हो रहा है, तो अर्थ का मोशन उसके अबाउट में किस में होगा? 2 डायमेंशनल पे होगा। क्लियर हो गया ये चीज? कार मूविंग अबाउट है जिगजैग। क्या है तुम्हारा रिजल्ट? 87। गुड। क्लियर ये चीज? तो अभी आगे मैं जहां तक बता दिया हूं उसके आगे सुनते जाना, ठीक है? सिमिलर वे में 3 डायमेंशनल मोशन में क्या हो जाएगा? काइट फ्लाइंग ऑन अ वाइडली विंडी डे और मोशन ऑफ एरोप्लेन। ये सारे 3D मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये क्लियर हो गया? हटा दूं मैं? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट आते हैं। यहां से स्टार्ट होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देखेंगे दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो पहले डिस्टेंस लिखो, उसको डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस, it is a length of actual path traveled by a body. It is a length of actual path traveled by a body between its initial and final position. Between its initial and final position. ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन। जैसे अगर मान लो आप पॉइंट ए पे हो, ठीक है, आप अगर मान लो ए से सी जा रहे हो, सी से बी जा रहे हो, तो आपने जो पाथ फॉलो किया ए से सी, सी से बी, इसकी जो टोटल लेंथ हुई, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये ड्रॉ कर लो और ये चीज मेंशन कर दो सो दैट आपको क्लियर हो जाए डिस्टेंस का क्या मीनिंग है। जो पाथ फॉलो हो रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने में, उस पाथ की टोटल लेंथ जो होगी उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू AC प्लस CB। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जाता हूं डिस्टेंस के बारे में। पहली चीज तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता आप कौन से डायरेक्शन से इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट मीटर्स होती है क्योंकि ये लेंथ है, और CGS यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है। ये हमें पता ही होता है यूजुअली, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, तो दिमाग में वो क्लियर हो गया। जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उसकी लेंथ डिस्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, तो नेक्स्ट लिखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ये लाइन लिखना, change in the position of an object in fixed direction। तो उसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहां पर उसके लेंथ के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मैटर करेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई पर्सन था पॉइंट ए पे, उसने जो भी पाथ ट्रैवल किया वो फाइनली कहां पर जाके पहुंचा? पॉइंट बी पे। तो ए से बी का ये जो
डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्टेड डिस्प्लेसमेंट है, इसको डायरेक्टेड जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब इसको वेक्टर से कैसे रिलेट करेंगे वो चीज मैं आगे बताऊंगा। बस ये ध्यान में रखना कि अगर कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पर ए से बी इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं इसे ए बी लिख दूं तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर में एक एरो इस तरह का सिंबल यूज करते हैं और इसे अब रीड किया जाता है एज अ वेक्टर ए बी। इसे ऐसे रीड करते हैं वेक्टर ए बी। ठीक है, और यहां पर ए जो है उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बताता है या इनिशियल पोजीशन बताता है, और बी उसका टर्मिनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन बताता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो ये पॉइंट नोट करो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तुम लोग खुद ही समझ सकते हो। ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट की जो लेंथ है वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कोई भी पाथ हो सकता है जिसको कवर अप कर रहे हैं। क्लियर? या इसको काउंट अदर वे में बोल सकता हूं, दूसरे सेंस में बोल सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हम एक एक करके देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला तो इसकी यूनिट क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, दूसरा चीज ये नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों हो सकता है, जो आपने लिख लिया। ठीक है, अब नेगेटिव कब लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, पॉजिटिव कब लेते हैं, जीरो कब लेते हैं, उसको तीन एग्जांपल से देखते हैं। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया। ठीक है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट साइड मूवमेंट होता है तो उस सिचुएशन में वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव काउंट होता है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, एज टाइम चेंजेस, टाइम के चेंज के साथ ही ये मूवमेंट हो रहा है, तो जब भी लेफ्ट साइड में मूवमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव काउंट होता है। क्लियर हो गया? ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा हम करते थे ना, अगर हम ओरिजिन से राइट साइड पे जाते तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते तो क्या लेते हैं, नेगेटिव। बस वही सेंस यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ये काफी कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? तो जब आपका, अगर मान लो आप यहां पर हो, पॉइंट ए पे हो, ए से आप बी गए और वापस बी से आप ए आ गए, तो उस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 यूनिट राइट पे गया, 1 यूनिट लेफ्ट पे आ गया, या सेम उतना मैग्नीट्यूड का। तो ये है डिस्प्लेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और क्या क्या पॉइंट है, एक बार मैं इसको जूम कर रहा हूं, आइडेंटिफाई करो क्या लिखा, फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या ये समझ में आया? एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। डिस्प्लेसमेंट of an object between two points is a unique path that makes the body from its initial to final position। इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लो हम ए से बी का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये जो पाथ बना ए से बी के डिस्प्लेसमेंट का, ये एक यूनिक पाथ है। ऐसा नहीं कि और भी कोई हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का पाथ, ये यही पाथ होगा और ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं इसमें, देखो 6th नंबर का पॉइंट,
displacement of an object between two positions does not give any information about regarding the shape of the actual path। जैसे अभी ये जो एग्जांपल हमने लिया था, यहां पर जब हम पॉइंट ए से बी में मूव कर रहे थे तो हमने कौन सा पाथ फॉलो किया था? ए से सी गए और वापस बी में आए। तो एक्चुअल पाथ ये फॉलो था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये बताया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअल पाथ फॉलोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्लियर? नेक्स्ट क्या पॉइंट है? 7th, magnitude of displacement of an object between two positions gives the shortest distance। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। लास्ट, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ओवरऑल अगर इसकी समरी देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट मीटर ही रहेगी, ऐसा यूनिट दोनों की क्या रहेगी? मीटर रहेगी। क्लियर? तो ये इस तरह के जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूं, देखो पूरे नोट्स एकदम डिटेल में तो नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये स्लाइड्स में दे दूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते चलना, ठीक है। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम स्पीड पे। अब देखो, अब हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्पीड और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद वेलोसिटी। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस है, उसको अच्छे से देखते हैं। तो एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, स्पीड जो होता है वो डिफाइन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और जो वेलोसिटी होती है v, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो स्पीड हो गया। तो स्पीड में डायरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसमें डायरेक्शन नहीं है। इसलिए स्पीड डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, या फिर बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है। और वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला तो ये आप लोग सब जानते ही हो, फिर भी एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? लिख लो, स्केलर क्वांटिटी। जैसा डिस्टेंस जो है पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, स्पीड भी सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर ये चीज? यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ओके। और जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, याद होगा डायमेंशनल एनालिसिस, तब हमने उसका डायमेंशन निकाला ही था ऑलरेडी, उसका डायमेंशन भी हमें पता है, ठीक है। अब स्पीड को डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। देखो क्या क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीड्स, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा है यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड। लिखो ये वर्ड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल क्या है? आजकल कार में वो क्रूज मोड आता है, पता है कि नहीं? आजकल की जो लेटेस्ट कार आती है उसमें एक क्रूज कंट्रोल मोड आता है। अगर आप वो बटन प्रेस कर दोगे क्रूज कंट्रोल का, तो आपकी कार एक फिक्स्ड स्पीड से चलना चालू कर देगी। आपको स्टीयरिंग नहीं करनी, आपको उसका कोई एक्सेलेरेटर प्रेस नहीं करना है, अपने आप वो नॉर्मल स्पीड पे चलते जाएगी। तो वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर फिक्स्ड टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल करे हर बार, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया ये चीज? जैसे कि अर्थ जो है सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, तो वो कभी 365, कभी 366, कभी 367 अलग अलग स्पीड से करती है क्या? नहीं, है ना। मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर अप हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल स्पीड। यूजुअली हम लोग जो गाड़ी ड्राइव करते हैं वेरिएबल स्पीड वाले होती है, क्योंकि अगर आप स्पीडोमीटर देखते होगे, कई बार 40 की स्पीड चल रही है, कई बार 45 की स्पीड चल रही है। तो जब वेरिएबल डिस्टेंस कवर होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो वेरिएबल स्पीड कहलाएगा वो। क्लियर हो गया ये चीज? आप इसको इस तरीके से भी स्पीड टाइम ग्राफ से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो यहां पर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी,
डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर मान लो टाइम 1 सेकेंड जब हुआ तो किसी व्हीकल ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकेंड जब हुआ तो उस व्हीकल ने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकेंड जब हुआ तो उस व्हीकल ने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो फर्स्ट 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 20 मीटर का। नेक्स्ट 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 मीटर का। समझ में आ रहा है? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो डिफरेंट डिस्टेंस, ये वेरिएबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड, जो हम अपने स्पीडोमीटर में भी देखते हैं। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड। अब इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीजों के रिलेटेड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हो सकता है आप वेरिएबल स्पीड से चल रहे हो, लेकिन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यूजुअली ये कैलकुलेशन हम अपने रफ वे में डेली लाइफ में करते रहते हैं। अगर मान लो आप किसी एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, एक दूसरी सिटी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल रायपुर से भिलाई जा रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर है। आपको रायपुर से भिलाई जाने में 1 घंटे का समय लगा, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे थे तो चलाते समय आपकी स्पीड क्या यूनिफॉर्म थी? नहीं, वो क्या थी? वेरिएबल थी। कई बार आपने खाली रोड पे 80 किलोमीटर की स्पीड चलाई, कई बार बिजी ट्रैफिक वाली रोड पे 10 किलोमीटर की चलाई। तो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड वो है जो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर बताता है। बेस्ट एग्जांपल, आप जब गाड़ी का स्पीडोमीटर देख रहे हो उस समय अगर वो 45 पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड वो है जो वो शो कर रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो ये पॉइंट लिख लो उसमें, एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को ना अच्छे से थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम आखिरकार कैसे निकालते हैं। और इसको समझाने के लिए ना मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करूंगा। तो यहां पर मैं 2 चीजें मेंशन करता हूं, एक हो गया टाइम और दूसरा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, और ये टेबल और ग्राफ दोनों प्लॉट करते हुए हम इसको समझेंगे। मान लो टाइम था 0 सेकेंड, डिस्टेंस कवर हुआ 0 मीटर। ठीक है, टाइम हो गया आपका 1 सेकेंड, डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। टाइम हो गया 2 सेकेंड, डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस हो गया फॉर एग्जांपल 20 मीटर। टाइम हो गया 4 सेकेंड, हो गया डिस्टेंस आपका 25 मीटर। ये आपका ग्राफ, ये आपके पॉइंट्स मिल गए। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मान लो इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूं, तो ग्राफ में प्लॉट करते समय एक्स एक्सिस पे मैं क्या लूंगा? यहां पर टाइम, और वाई एक्सिस पे मैं यहां पर क्या लूंगा? डिस्टेंस। ठीक है, अब फर्स्ट जो टाइम है 0, तो 0 पे हमें कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 0। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, जो यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये आ गया। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो 0 से 25 मीटर के बीच में जा रहा है, तो ये इसको मैं इस तरीके से मार्क करता हूं, 5, ये हो गया 10, स्केलिंग करके 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। क्लियर? अगर पहला वाला पॉइंट लोकेट करेंगे 0 0, तो वो यहां पर आ गया। दूसरा पॉइंट कहां पर आएगा बताओ? ये क्या है? 1,5, तो ये वाला पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2,12, तो वाला पॉइंट ग्राफ में अगर लोकेट करेंगे तो इस जगह पे। 3,20, तो वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। 4,25, तो वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। एक ग्राफ में जैसे हम प्लॉट करते थे मैथ्स में, उसी टाइप का ग्राफ हमने डिस्टेंस और टाइम में प्लॉट किया है, और आप क्लास 9th में भी ये चीज करते थे। अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा बन रहा है इसका ग्राफ। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर आप यहां ऑब्जर्व कर रहे होगे, पहले 1 सेकेंड में इसकी स्पीड लगभग कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो दूसरा सेकेंड था उस समय इसकी स्पीड कितनी थी?
12 माइनस 5 मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 7 मीटर का। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 7 मीटर सेकंड पर सेकंड। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीड कैसे निकाल रहे हैं, हर एक इंस्टेंट की स्पीड कैसे निकाल रहे हैं। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। समझ में आई ये चीज? अब अगर मुझे इस इंटरवल पे मुझे इसकी स्पीड चाहिए, तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा। अब हो सकता है ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हो, स्लोप। सुना है क्या बाकी लोगों ने? हाँ हाँ, तुमने सुना होगा, क्योंकि आईसीएसई वाले बच्चे स्लोप पहले ही पढ़ लेते हैं, बट सीबीएसई वाले बच्चे नहीं पढ़ते, तो उनके लिए एक बार मैं बता देता हूं स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है ढाल या ढलान। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी लाइन ऐसे जा रही है तो उसका स्लोप होता है 0। ठीक है, कोई भी लाइन राइजिंग है तो उसका स्लोप होता है पॉजिटिव, कोई भी लाइन फॉलिंग है तो उसका स्लोप होता है नेगेटिव। लेकिन हम निकालते कैसे कि स्लोप क्या है? तो उसको निकालने का दो फॉर्मूला होता है, जिसमें एक जो अभी अप्लाई होने वाला है वो मैं बता देता हूं। तो किसी भी लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब हमें उसके y कोऑर्डिनेट का चेंज और x कोऑर्डिनेट के चेंज का रेशियो चाहिए होता है। तो अगर मान लो मैं यहां पर इनका इस वाले पॉइंट का, इस वाले लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो इसका स्लोप क्या आएगा? तो y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0। समझ में आ गया? तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? अब थोड़ा इस चीज को समझो, ये 5 और ये जो 0 है, मतलब जो मैं y2 माइनस y1 ले रहा हूं, तो y एक्सिस में मेरे पास क्या है? डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस का चेंज ले रहा हूं। y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में मैं x2 माइनस x1 ले रहा हूं। तो डिनोमिनेटर में जो x एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये रेशियो हो गया ये। और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो हमें क्या देता है? स्पीड देता है। तो यहां पर इसकी स्पीड हमें क्या मिल गई? 5 मीटर पर सेकेंड, जो आपने मैनुअली यहां पर निकाला, लेकिन अभी हमने कौन से तरीके से निकाला? इसके स्लोप से निकाला। समझ में आ रहा है ये चीज? उसी तरीके से यहां से यहां का अगर मुझे चाहिए कि भाई ये वाले की स्पीड तो मिल गई मुझे 5 मीटर पर सेकंड, मुझे अगर इसका स्पीड चाहिए स्लोप के ये वाले फॉर्मूले से, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, कितना है ये? 2,12 है। 2,12 है ना इसका, है ना? तो अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 5। y2 माइनस y1 मतलब 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा? ये 2 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? 7 बाय 1, तो 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जो आप स्पीड निकाल रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो उसमें आप कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो? स्लोप का। और स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये चीज ध्यान से समझना, यहां पर y एक्सिस में मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है, या आप पोजीशन बोल सकते हो। पोजीशन बोलना ज्यादा बेटर होगा। पोजीशन है, पहले इसकी पोजीशन 0 पे थी, फिर 5 पे आई, इस तरीके से। और पोजीशन को मान लो मैं x से डिनोट कर देता हूं। तो यहां पर एक्चुअली इसको नोटेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहां तक का चीज क्लियर हो गया ना? अब देखो, यहां पर ये जो मैंने y2 माइनस y1 निकाला, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल x से। अब मैं नोटेशन का कंफ्यूजन इसलिए बोल रहा था, भले ये शो कर रहा है डेल x, लेकिन इस x का मतलब y कोऑर्डिनेट से है। समझ में आ रहा है? जो y कोऑर्डिनेट यहां पर किसको बता रहा है? डिस्टेंस को बता रहा है। क्लियर? तो चेंज इन पोजीशन इसको डेल x बता रहा है, जो यहां पर ये हो गया। और डेल t का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। तो अगर कहीं पर भी किसी भी वेरिएबल के साथ डेल लगा हुआ है, उसका मतलब क्या समझोगे आप? चेंज ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो आपको क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। ठीक है, अब एक और चीज यहां लिखी हुई दिख रही होगी तुम लोगों को, ये दिख रहा है क्या? LIM। LIM का फुल फॉर्म होता है लिमिट। मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चे, हम भी आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिजिक्स में भी ये चीजें, कई सारी मैथमेटिक्स के पार्ट यूज होते हैं, जो मैं बताऊंगा एक एक करके। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है, और एरो बना हुआ है टेंस टू 0, इसको टेंस टू बोलते हैं।
टाइम del t, चेंज इन टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 0। क्योंकि देखो जब इसका आप ग्राफ देख रहे थे तो भाई हर इंस्टेंट पे तो उसका स्लोप बदलते जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिगजैग लाइन पैटर्न बन रहा है, तो कहीं स्लोप ज्यादा है कहीं स्लोप कम है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम वो छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला स्पीड लेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। और इस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है del x बाय del t से। अब ये del x बाय del t जो है ये कैलकुलस का पार्ट है, पूरा कैलकुलस हमको पढ़ना पड़ेगा। जो 11th और 12th में मैथ्स में आता है वो 11th के फिजिक्स में हमको उसका कई सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना होता है। तो आज नहीं, उसको मैं अगली क्लास से बताऊंगा कैलकुलस का, और अगली क्लास से उसके न्यूमेरिकल भी फिर हम करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया ये चीज? थोड़ा ज्यादा थियोरेटिकल कर दिया मैं इसको, बाद में आऊंगा तो इसको न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा तो बेटर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इसके बाद जो है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो यहां पर है। अब इसमें देखो दो सिचुएशंस है, ये दोनों के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करना, हम आज न्यूमेरिकल करेंगे तो काम आएगा। पहला है जब एक बॉडी जो है वो कवर करी डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, तो ये हेडिंग डालो। और ये किसकी हेडिंग है? हेडिंग रहेगी एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन है when a body covering different distances with different speed, when a body covering different distances with different speed, ठीक है, ये हेडिंग डाला। अब देखो यहां पर ना ये डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है बॉडी, उसको S1, S2, S3 इससे डिनोट कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ S स्पीड नहीं है, यहाँ S किसको डिनोट कर रहा है? वो डिस्टेंसेस को। ठीक है, तो ये लिख लो डिस्टेंसेस, ये हो गया डिस्टेंसेस, ये हो गया। और ये अलग अलग डिस्टेंसेस है, डिफरेंट डिस्टेंसेस है, और डिफरेंट स्पीड्स। तो डिफरेंट स्पीड, तो स्पीड कौन कौन सी है? मान लो V1, V2, V3, ये अलग अलग स्पीड है। मतलब ये बोलने का मतलब है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो इतनी स्पीड के साथ। जैसे 10th में एक न्यूमेरिकल आता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, अगर याद होगा, कि कोई ट्रेन है जो पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी रिमेनिंग 200 किलोमीटर कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड के साथ, ये बताना चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया था, क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कैसे मिलेगा? इन सभी को ऐड करने पे। तो क्या आ गया? S1 प्लस S2 प्लस S3, जितना भी डिस्टेंस है, क्लियर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 जो भी आएगा। अब भाई हमें तो ये दो चीजें दिया है, स्पीड और डिस्टेंस दिया है, टाइम तो दिया नहीं है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर अगर T1 निकालना है मुझे, तो वो क्या हो जाएगा? S1 बाय V1। T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? S2 बाय V2। तो T1 की वैल्यू S1 बाय V1, T2 की वैल्यू S2 बाय V2। इस तरीके से सारे टाइम को हमने स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो ये लिखा ना, इसके बाद ये चीज लिखो, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होगा। और कब यूज करेंगे? जब डिस्टेंस अलग अलग हो, स्पीड अलग अलग हो। डिफरेंट स्पीड, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीड। यहां तक हो गया। अब इसमें एक स्पेशल केस हम कंसीडर करते। मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दे कि भाई ठीक है, वो स्पीड अलग अलग है लेकिन हर बार वो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब अगर मान लो कोई पर्सन है, वो कार ड्राइव कर रहा है, वो पहला 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है,
दूसरा 50 किलोमीटर 70 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है, तीसरा 50 किलोमीटर 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। सो यहां पर S1 S2 S3 ये सेम है, ये वाला सेम है, उसको हम S मान लेते हैं। कौन सा केस लिया? जब डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो इसमें लिखो स्पेशल केस व्हेन डिस्टेंस कवर्ड आर सेम। तो S1 S2 S3 सभी सेम है, तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? S से डिनोट कर दिया। अब देखो ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, ये फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? यहां पर S आएगा, यहां भी S आएगा, यहां भी S आएगा, सभी जगह पे S आ जाएगा। डिनोमिनेटर पे भी सभी जगह पे क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लो इस स्पीड को मैं दो कंडीशन पे लिमिट करता हूं, जैसे अभी यहां पर बहुत सारा है, मान लो मैं दो ही अलग अलग स्पीड मान रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी तक गया और उसने S मीटर का डिस्टेंस कवर किया और उसकी स्पीड थी v1। वो उसके बाद B से C गया और उसने फिर उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड क्या हो गई? v2 हो गई। अब अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो यहाँ S1 S2 S3 सो ऑन, ऐसा नहीं आके सिर्फ दो ही आ जाएगा, S1 प्लस S2 आ जाएगा और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर S हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये भी S हो गया, ये भी S हो गया, ये वाली टर्म्स नहीं आएंगी, ये वाली टर्म्स नहीं आएगी, यहाँ पर भी क्या हो गया? S हो गया। क्लियर हो गया? तो S प्लस S ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2S, और नीचे में से S कॉमन निकल जाएगा, ये S और ये S कटेगा, तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये वाला 2v1। इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब डेरिवेशन पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसका यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नोट कर लिया ये फर्स्ट केस। अब मैं तुरंत ना पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे आ जाता हूं, देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। हम्म इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये चेक करो। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, थोड़ा जूम कर देता हूं। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो नोट करो पहले क्वेश्चन, शॉर्ट में कर लोगे तो भी चलेगा। अ कार कवर्स first half of the distance between two places at a speed of 40 kilometer per hour and second half of the distance at a speed of 60 kilometer per hour, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। तो अब देखो इसने ये डायरेक्टली नहीं बताया कि ये दोनों स्पीड वो सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ये नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है? फर्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये पूरा डिस्टेंस है, इसका फर्स्ट हाफ में जो वो डिस्टेंस कवर किया उस समय उसकी स्पीड v1 की वैल्यू कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ये चीज? और सेकेंड हाफ में उसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब आपको उसकी क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जो अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, क्या डिराइव किया था? v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या था? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही था फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको v1 और v2 की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, तो ये कितना आ जाएगा? 6 4 24, 480 और ये और हाँ 4800 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100 से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ये चीज? तो ये क्वेश्चन तब वैलिड होगा, ये सॉल्यूशन तब वैलिड होगा जब वो सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है।
ध्यान में रखना इसके न्यूमेरिकल्स जब बनेंगे तो। और देखो क्या है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो ऊपर लिखा हुआ है, a body travels first half of the total distance with a velocity v1, second half of the total distance with a velocity v2, calculate the average velocity। तो यहां पर जो भी हमने डेरिवेशन समझा ना, उसी को एज ए क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हो गया ये चीज? ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या? एक बार एक्नॉलेज करो इसको। यस सर। Yes, sir. ओके, सो ये जो डेरिवेशन अभी हमने किया है, सेम डेरिवेशन आपको पूछ सकता है फॉर 2 डिफरेंट स्पीड। अगर 3 होगा तो ये क्या चेंज होगा, अकॉर्डिंगली यहां पर सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि 3 अलग अलग स्पीड में सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। एक बार बना के बताओ तो क्या आएगा, चेंज क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, समझो। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से बी के बीच का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, और वो फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v1 कवर अप कर रहा है, नेक्स्ट 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v2 कवर अप कर रहा है, और थर्ड 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v3 कवर अप कर रहा है। क्लियर हो गया? तो मतलब सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है तीनों ही सिचुएशन में। डिस्टेंस को यहाँ s से डिनोट कर रहा है। तो इसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, v एवरेज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड v3, इन टर्म्स ऑफ v1 v2 एंड v3, ये आपको बताना है। ओके, तो v एवरेज देखो यहां पर हमने जो पहले फंडामेंटल यूज किया था, तो ये वाले को s s s, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, s प्लस s प्लस s, ऐसा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टाइम, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन s बाय v1 प्लस s बाय v2 प्लस s बाय v3, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 3s, न्यूमरेटर से यहां पर s कॉमन निकला तो 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, ऐसा ही हो जाएगा। फिर ये s और s कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 बाय, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, v1 v2 v3, ऐसा ही होगा। ये क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3 प्लस v1 प्लस v1 इंटू, नहीं तो ठीक से नहीं लिख रहा हूं मैं, एलसीएम में इधर पे क्या आ जाएगा, v1 v2 v3, यहां पर टर्म क्या आ जाएगी, v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। क्लियर हो गया? ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v3 प्लस v1 v2 v3 v1 v3 प्लस v2 v3 v1 v2 v1 v2। क्लियर हो गया? यही है आंसर। तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा अगर 3 अलग इक्वल डिस्टेंसेस वो कवर अप करता है तो। नेक्स्ट आते हैं इसी में सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब यहां पर टाइम इंटरवल्स जो है वो डिफरेंट है, उसको t1 t2 t3 ये कंसीडर कर लो, ठीक है। और उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, वो v1 v2 v3 ये कंसीडर कर लो, ठीक है। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा फॉर्मूला, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए t1 प्लस t2 प्लस t3 ये आ गया, ठीक है। और जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस जो है आपका वो क्या आएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू v2 v2 इंटू v1 t1 v2 t2, इससे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? इसमें अगर आप मान लो कि टाइम को इक्वल ले लो, स्पेशल केस में अगर मान लो हर बार वो इक्वल टाइम ट्रैवल कर रहा है विथ डिफरेंट स्पीड, तो उस सिचुएशन में t1 t2 t3 इन सबको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t से। तो ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, इस तरीके से यहां पर भी क्या आ जाएगा, t प्लस t प्लस t प्लस सो ऑन। तो जितने टर्म सभी न्यूमरेटर से t कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, और डिनोमिनेटर में जितने t's है वो ऐड हो जाएंगे। तो सपोज n t's है तो क्या हो जाएगा, n इंटू t आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो सारी स्पीड्स का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर इसका v एवरेज
जो बनेगा V एवरेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय n। क्लियर? बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब वो सेम टाइम पे वो ट्रैवल कर रहा है, सेम ड्यूरेशन का ट्रैवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? अच्छा, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो सर्कुलर मोशन का है। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या लिखा? अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एट अ स्पीड ऑफ दिस। अब यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम बोल रहा है, एंड फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसकी एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, सो द आंसर विल बी 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कई बार आए हुए हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला डेरिवेशन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नंबर 5 स्पीड पे बेस्ड ही है। यहां लिखा है a body travels at a distance of s1 with a velocity of v1 and at a distance of s2 with a velocity of v2 in the same direction। तो सेम डायरेक्शन में मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएगी यहां पर। ठीक है, डायरेक्शन ही दोनों में डिफरेंस होता है, बस और कुछ नहीं। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको बॉडी का एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। बताओ डिराइव करके क्या होगा फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है? तो यहां पर डिस्टेंस गिवन है, और यहां पर आपको स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में तो चेंज नहीं होगा, और यहां पर टाइम आप निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस s1 और s2 है, वेलोसिटी v1 और v2 है, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहां पर ये टाइम कितना हो जाएगा? s1 बाय v1, ये कितना हो जाएगा? s2 बाय v2। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पर टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम पे क्या आ जाएगा? s1 v1 प्लस s2 v2। समझ में आ गया ये चीज? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो s1 प्लस s2 इधर पे डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2, ये हो जाएगा s1 v2 प्लस s2 v1। क्लियर हो गया? फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो v एवरेज जो है वो क्या आ जाएगा? ये s1 प्लस s2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर? ये सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, v1 इंटू v2 से, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म। समझ में आ गया? और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? s1 v2 प्लस s2 v1। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये आ जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है, बट आपको ये मेन फंडामेंटल ध्यान में रखना है, और टाइम डिस्टेंस और स्पीड का प्रॉपर कन्वर्जन करना है। इरेज कर दो उसको। हो गया ये सबका? ऑनलाइन में चेक कर लो एक बार। Yes, sir. Sir. ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमने कहां तक किया था थ्योरेटिकल पार्ट में?
ये सारी चीजें हो गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा फास्ट में स्किप कर रहा हूं, सुनना। वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, जैसे मैंने पहले बता दिया था। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यहां पर कहीं लिखा होगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम सेंस में होगा, बस इसमें डायरेक्शन एक वर्ड ऐड हो जाएगा। क्लियर? सेम डायरेक्शन। वेरिएबल वेलोसिटी सेम चीज है। एवरेज वेलोसिटी सेम चीज अप्लाई होगी। अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी के लिए जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो स्पीड के लिए अप्लाई हो रहा था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इसमें देखो क्या चेंज हो जाएगा। इसमें वेलोसिटी में वेक्टर का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पर जो dx by dt आया था हमारे पास, यहां पर भी dx by dt होगा, बट x के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लग जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर ये चीज? बाकी यूनिट सेम होगी, एज इट इज होगी, डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज नोट्स, आप इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसके हैं, बट सेम एज दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्या लिखा है? व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में पूछे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड में कब इक्वल होगी, तो क्या आंसर होगा आपका? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, या फिर जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो थ्रू आउट द टाइम। समझ में आ रहा है? जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट द टाइम, इन दैट केस उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? सेम। लेकिन अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, या ऐसे ट्रैवल कर रहा है, या और भी किसी तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। वो अलग आएगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी दोनों की क्या आ जाएगी? डिफरेंट आ जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर क्या लिखा है, इसको देख लेना, वही चीज जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सेम चीज है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है इस पे बेस्ड, वो हम जल्दी से डिस्कस करेंगे, तो मैं ज्यादा थ्योरेटिकल पे नहीं जाता हूं। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ चुके हैं वैसे तो, यूनिफॉर्म स्पीड के टर्म्स में, यूनिफॉर्म मोशन के टर्म्स में भी वही है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इन मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीजें जो क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकती हैं यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। ठीक है, काइनेटिक फॉर्मूला, तो वो कैसे डिराइव कर सकते हैं हम? इसमें ये एक एक्चुअल में क्वेश्चन के फॉर्म में ही फ्रेम किया है, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं, समझो क्या लिखा है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, along a positive direction of x axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis की तरफ। It occupies the position of x naught, x and x dash at time t is equal to 0, t and t dash, और इसी चीज को उसने ग्राफिकली शो किया है। तो अगर मान लो ये x एक्सिस के डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए पहले वो x नॉट पे आ रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन, देन x नॉट पे आ रहा है, कब आ रहा है? जब t इज इक्वल्स टू 0 है। x पे आ रहा है जब t इज इक्वल्स टू क्या है? t है। और x डैश पे आ रहा है जब टाइम क्या है? यहाँ पर t डैश है। क्लियर हो गया ये चीज? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इज शोन इन फिगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी और किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का फॉर्मूला डिराइव करना है। फर्स्ट कंडीशन, जब वो t से लेके कहां पर जा रहा है? t is equals to 0 in terms of t when it is starting with t is equals to 0। ठीक है, तो देखो यहां से वो इस पोजीशन तक जा रहा है। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x2 माइनस x1 कर दो, तो x माइनस क्या आ जाएगा? x नॉट। y2 माइनस y1 कर दो, मतलब इनका टाइम का डिफरेंस निकालो, तो क्या आ जाएगा? t माइनस 0 आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी आ गई।
अब v इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय t। क्लियर हो गया ये चीज? इस t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, vt इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। तो x नॉट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x नॉट प्लस vt। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये इक्वेशन उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन के फॉर्म में। पहले ये लिखना, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, obtain the formula for position of object moving with a uniform velocity v, moving with a uniform velocity v first है at any time t, in terms of its position at t is equals to 0, in terms of its position at t is equals to 0। सेकेंड है एनी टाइम t डैश, in terms of its position at another time t, in terms of its position at another time t। ठीक है, अब यहां पर ये डायग्राम प्लॉट कर लो। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हो गया t इज इक्वल्स टू 0, उसकी पोजीशन x नॉट, यहां पर हो गया t और उसकी पोजीशन x, यहां पर हो गया t डैश और उसकी पोजीशन हो गई x डैश। क्लियर? अब वेलोसिटी v का जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम कितना हो गया, t माइनस 0। फिर सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा जो अभी मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया, तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस vt। ये फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एट एनी टाइम t डैश इन टर्म्स ऑफ इट पोजीशन एट अनदर टाइम t। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसके लिए डिराइव करना है, t डैश के लिए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट t। तो क्या चेंज होगा इसमें, यस, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो हम क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मतलब x डैश माइनस एक्स अपॉन टाइम, तो यहां जाएगा t डैश माइनस टी। क्लियर हो गया? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इंटू टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स। सो एक्स डैश की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, x प्लस वी टी डैश माइनस टी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो बस वही चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, अब यूनिफॉर्म मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पर देख सकते हो। लास्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मतलब जो सेम टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर अप कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ना एक पॉइंट बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेक करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो है a body is said to be in non-uniform motion if velocity changes with time। velocity changes with time। अब देखो velocity जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, या तो दोनों चेंज हो रहा होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है या दोनों हो रही है, दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे अगर मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक रस्सी से बांध के गोल गोल घुमा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं गोल घुमा रहा हूं और वो जो जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, अगर वो स्पीड फिक्स है ना, मान लो
100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा हूं, स्पीड फिक्स है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके का सिचुएशन देखो, मान लो इस तरीके से हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ इस डायरेक्शन में, यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यहां पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो एग्जांपल हमने लिया था उसी से रिलेटेड, तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, ये बोला जाएगा। तो भले ही इसकी रिवॉल्यूशन की स्पीड सेम हो, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, और इसलिए कौन सा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या लिखा है। इसको तुम लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन अगर समझना है तो मैं समझा देता हूं। A particle moves along a circular path of radius r। तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में, जो एरो बना हुआ उसमें मूव कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। It starts from point A and moves anti-clockwise। तो ये पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जो एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Find the distance traveled by the particle as it moves from A to B। तो अगर ये पार्टिकल A से B में मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल आपको बताना है। तो कैसे बताओगे डिस्टेंस ट्रैवल? अब डिस्टेंस बोला है मतलब हमें पाथ की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो पाथ की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, समझ में आ गया? अब ये जो लेंथ है एक्चुअल में ये पूरे सर्कल की टोटल लेंथ का 1/4 है। सर्कल की टोटल लेंथ क्या होता है? पेरीमीटर 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 1 जा 2 2 जा कटा, तो ये कितना जो, अच्छा आर की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर बाय 2। इतना डिस्टेंस वो कवर अप करेगा। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोला होता कि ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ये हो गया। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नहीं, √2r सिर्फ, स्क्वायर नहीं आएगा ना। देखो ये वाला लेंथ कितना हो गया? r, ये वाला लेंथ कितना हो गया? r। तो ये वाला लेंथ, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? √2r। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? √2r, a to b। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर ये लिख सकते हो अच्छा इसमें ना लिखने का भी तरीका बताता हूं, समझो। फर्स्ट पार्ट में जैसे अगर आप ये लिख रहे हो, क्या लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में? मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी मूव कर रहा है और आपको उसका क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसको डिनोट करेंगे नॉर्मली हम ए बी से, और वो हमारे पास कितना आ गया? पाई आर बाय 2। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने बताया जब भी डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करते तो ए बी और ऊपर में एक वेक्टर का सिंबल लगाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन यहां पर जो अभी हमने कैलकुलेट किया, जो तुमने अभी बताया, कितना बताया इसको? √2r। वो तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन तो नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके का एक 2 वर्टिकल लाइन उसके बीच में लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। एक चीज समझना और ध्यान देना, भले ही ये चीज मैं वेक्टर में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ को कहा जाता है, और उसे एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इसको ऐसे रीड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, और लिखते ऐसे हैं। तो अभी जो हमने √2r निकाला है
वो एक्चुअली ए बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ गया ये चीज। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, मूव्स फ्रॉम ए टू सी। तो अब वो ए से सी में मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, इसको एक्सप्रेस करेंगे एसी से, और ये कितना आ जाएगा, पाई आर। सेमी सर्कल वाला पाथ बन रहा है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एसी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एसी मतलब ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बताओ कितना होगा। ए से सी का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो ए से सी के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर गए तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2r। अब मैं मैग्नीट्यूड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बस है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम क्या बोलते उसको, -2r। याद आया ना, मैंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताया था। तो जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो पॉजिटिव, जब लेफ्ट में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया ये चीज। थर्ड पॉइंट में आते हैं, मूव फ्रॉम ए टू डी। तो जब वो ए से डी तक मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो एडी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 2πr। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 3/4 कवर अप कर रहा है उसका डिस्टेंस के लिए। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडी कितना होगा, बताओ जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, सर √2r। गुड। तो ये वाला जो लेंथ होगा ये उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये लेंथ दोनों सेम आएगा, मतलब ये भी कितना आ जाएगा, √2r। क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या बोल रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर वो कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस कितना होगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब ए से घूम के वापस वो कहां पर आ गया, ए पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा उसका 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्लियर हो गया सबको। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी चेक कर लो एक बार, क्लियर है। यस सर। ओके। तो इसका जो पूरा प्रॉपर कैसे वे होता है इसको लिखने का, आप एक बार इसको देख लेना। क्योंकि यहां पर इसलिए बता रहा हूं, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड है तो ये 2 वर्टिकल लाइंस यूज करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स है, एक काम करते हैं फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। और कई सारे क्वेश्चन है इन पे बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग बना सकते हो, भले इसको प्रॉपरली नोट मत करना, लेकिन इसका आंसर जल्दी से बता सकते हो। मुझे एक बार ट्राई करो, इसका आंसर बताओ, भले जैसे भी रफ में करके, और फिर आज मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो ओ से पहले पी तक जा रहा है। ओ से पी तक कितना टाइम लग रहा है उसको, ओ से पी तक पहुंचने में 18 सेकेंड्स। फिर वापस वो पी से टर्न होके कहां तक जा रहा है, क्यू तक। कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 सेकेंड्स। ये क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दो चीज पूछ रहा है। फर्स्ट कंडीशन ओ से पी तक जाने में, फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ टू पी, एवरेज, एक मिनट, एवरेज स्पीड क्या है इसमें बताना, और एवरेज वेलोसिटी क्या है ये बताना, दोनों बताना। क्या बता रहे हो फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहले एवरेज स्पीड बता दो कितनी है इसकी एवरेज स्पीड ओ से पी तक जाने में। तो ओ से पी तक जाने में कितना डिस्टेंस, 360। कितना टाइम, 18 सेकेंड्स। तो 360/18 मतलब कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। और एवरेज वेलोसिटी क्या है ओ से पी तक जाने में, ओ से पी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी,
O से P में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी भी कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई ये चीज। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, O से, ये मैं P गलती से O से P, हाँ, फ्रॉम O टू P एंड P टू Q, मतलब फ्रॉम O टू P एंड P टू Q, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है O से Q तक जाने में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, देखो 360 तो यहां से यहां तक हो गया, फिर यहां से यहां तक और डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब कितना हो जाएगा 120, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 18 प्लस 6, मतलब कितना हो गया 24, तो कितना आ जाएगा 480 बाय 24, सो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। वेलोसिटी नहीं, गलत, वेलोसिटी गलत बता रहा, सोचो। ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या इसकी वेलोसिटी की? सर 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं, 10 बोला क्या, 10, यस 10 इज करेक्ट, आई थिंक 10 इज करेक्ट। हाँ, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हो गया 240। समझ में आई ये चीज। और टोटल टाइम, तो वो घूम फिर के वापस यहां पर आया ना, तो टोटल टाइम, ये टोटल टाइम सेम होगा, तो टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में, एक बार चेक करना। पलक, वसुधा, शशांक, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम आज यहीं पर एंड करते हैं। इसको मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ प्रॉपरली। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, हालांकि देख लेना इसको, ठीक है। ओके।